प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, शुरू में हम ये देखेंगे कि संधि शब्द है, इसकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई। संधि शब्द है, संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के जुड़ने से बना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि संधि शब्द है वो किससे बना है? सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के जोड़ने से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। अब परिभाषा की बात करें तो व्याकरण में परिभाषा दी गई है संधि की, वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि ये क्या है? हिंदी में देखो, वर्ण संधानम संधि अर्थात दो वर्णों में जो संधान अथवा मेल होता है उसे संधि कहा जाता है। संधान का अर्थ ही विद्यार्थियों मेल होता है, इसलिए संधान या मेल दोनों एक ही बात है। वर्णों का जो संधान या मिलना होता है उसी को संधि कहा गया है। पाणिनि के द्वारा संधि की परिभाषा दी गई है। पाणिनि कौन थे? पाणिनि थे संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के निर्माता या रचयिता माने जाते हैं। तो पाणिनि के द्वारा ही अपनी ये संस्कृत व्याकरण अपने को दी गई है। तो पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण में संधि की परिभाषा इस प्रकार दी, परय सनिकर्ष संहिता। ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही काम में आती है ये परिभाषा। जब हम संधि का टॉपिक करेंगे तब हमेशा ही ये परिभाषा काम में आएगी, परय सनिकर्ष संहिता। इसका अर्थ क्या है कि वर्णों की अत्यंत निकटता या समीपता को ही संहिता कहा जाता है। विद्यार्थियों, संहिता ही संधि का दूसरा नाम है। संहिता किसको कहा है? संधि को ही कहा है। ठीक है, तो आगे अपने देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। मोटे तौर पर अपने संधि के 3 भेद पढ़ते हैं। पहला भेद होता है अच संधि। अच संधि का दूसरा नाम स्वर संधि माना जाता है। दूसरा भेद है हल संधि, या फिर इसे ही हम व्यंजन संधि भी कह सकते हैं। तीसरा भेद है विसर्ग संधि। तो ये तीनों भेद है। तीनों भेदों को हम बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहला भेद क्या है? स्वर संधि या फिर अच संधि। तो अपने अच संधि को आज पढ़ेंगे। अच संधि अपना टॉपिक है। अच नाम ही स्वरों का है। जैसे ए, आ, ई, इस प्रकार के जो होते हैं ना ये वर्ण, ये सारे के सारे स्वर माने जाते हैं और इन स्वरों को अच में गिना जाता है, इसलिए इस स्वर संधि का नाम ही अच संधि है। अब अच क्या होता है? जब दो स्वर वर्णों का संधान अथवा मेल होता है उसे स्वर अथवा अच संधि कहा जाता है। जब दो स्वर मिलते हैं या फिर दो स्वर वर्ण जो मिलते हैं उन्हें ही अपने स्वर संधि अथवा अच संधि कह सकते हैं। जिस प्रकार से वर्ण यहाँ प्लस से पहले वाला वर्ण होता है वो स्वर होगा और बाद वाला भी स्वर होगा। अब इन दोनों स्वरों का जब मिलान होता है वहाँ अच संधि मानी जाती है, अपनी अच संधि होगी। ठीक है, अब अच संधि के भेदों की बात करें तो मुख्य रूप से इसके भेद है वो 5 माने गए हैं। अब अपने इसके मुख्य भेदों में पाठ्यक्रमानुसार और भी पढ़ सकते हैं। जिसको जो भेद चाहिए वो अपना पढ़ लेना। जैसे 10वीं कक्षा में ये पूरे भेद लगते हैं, 9वीं में हो सकता है कुछ कम लगे, 8वीं में और कम लगे। तो जिस प्रकार से जो जिसकी तैयारी कर रहा है उसके हिसाब से अपने भेदों को पढ़ना है। मुख्य रूप से स्वर संधि या अच संधि के 5 भेद ही माने गए हैं। यहाँ पर अपने पूर्व रूप पर रूप उनका भी अध्ययन करेंगे क्योंकि अपने वो भी काम आते हैं। पहला भेद पढ़ेंगे स्वर संधि में दीर्घ संधि। अब विद्यार्थियों, दीर्घ संधि क्या है? जब ए, ई, उ, री के बाद कोई सवर्ण या समान वर्ण आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। जब ए आए, इधर ए आए, या आए, आ, तो इसका कहने का मतलब है सवर्ण से क्या मतलब है? ए आ दोनों स्वर्ण हैं आपस में, तो इधर आ भी आ सकता है विद्यार्थियों।
और ए भी आ सकता है, तो ये आपस में सवर्ण है। अब दूसरी बात ये है कि जब यहाँ ए आ गया और प्लस के बाद में ई आता है तो ये आपस में सवर्ण नहीं है। इस प्रकार से जब सवर्ण कौन से होते हैं, ए के बाद ए आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री आए, ये आपस में सवर्ण है। तो दोनों सवर्णों का या समान वर्णों का जब मेल होगा तब वहाँ पर दोनों स्वरों की जगह दीर्घ एक आदेश होगा। एक आदेश होगा, एक रूप बनेगा, वो दीर्घ बनेगा। दीर्घ होता है बड़ी, जैसे ए आ में बड़ा आ है, ई में बड़ी ई को माना जाता है, ऊ में बड़े ऊ को, और री में इस प्रकार के री को बड़ा माना जाएगा। बड़ा ही दीर्घ होता है। इस प्रकार से अपने देखते हैं दीर्घ संधि की परिभाषा और उदाहरण जैसे दिए हुए हैं। दैत्य प्लस अरि, यहाँ क्या समझ में आया है विद्यार्थियों कि दैत्य में अ है और इधर भी ए है, दोनों तरफ ए है, मतलब सवर्ण तो है और सवर्ण है तो दोनों ए का आ बनाकर दैत्यारी शब्द बनाएंगे। जिसे इसी प्रकार से विद्या में आ है और आल्य में भी आ है तो आ प्लस आ करके आ बनाएंगे तो विद्यालय शब्द बनेगा। यथा प्लस अर्थ में यथार्थ बनेगा। विद्या प्लस अभ्यास में विद्याभ्यास बनेगा। रत्न प्लस आकर है, इसमें ए प्लस आ है तो रत्नाकर शब्द बना है। इस प्रकार से अपने उदाहरण करेंगे तो अपने को दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। रवि प्लस इंद्र, अब अपने बात हुई थी ए आ की, अब अपने करेंगे ई की बात। तो इधर हरिस्व ई है यानी छोटी ई जिसे बोलते हो, इधर भी हरिस्व ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई यानी बड़ी ई बनती है तो शब्द बनता है रविंद्र। महती इच्छा, ये शब्द है, इसमें महती में बड़ी ई यानी दीर्घ ई है, बाद में हरिस्व ई है और शब्द बनता है महतीच्छा। कपि ईशय में कपिशय, यह मात्रा है ना विद्यार्थियों हमेशा बड़ी ही आएगी। जहाँ पर जो संधि कार्य हुआ है वहाँ मात्रा संधि युक्त पद बनते ही बड़ी मात्रा हो जाएगी, दीर्घ मात्रा हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि रखा है। जैसे परि प्लस इच्छा, परीक्षा शब्द बना है। परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है। अति प्लस इव, अतीव शब्द। श्री प्लस ईशय, शीशय। विष्णु प्लस उदय, विष्णुदय। इस प्रकार से अपने उदाहरण कर रहे हैं। भानु प्लस ऊष्मा, यहाँ हरिस्व उ आया है फिर दीर्घ उ आया है, बनाना अपने को हरिस्व है, भानुष्मा शब्द बनेगा। गुरु प्लस उपदेश है, यहाँ गुरु में ऊ छोटा है, रे में छोटा ऊ, इस प्रकार से लगता है और दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों कि ये ऊ इस प्रकार से छोटा लगता है और दीर्घ जब ऊ आता है तो इस प्रकार का ऊ होता है, गुरु उपदेश है। होत्री प्लस रिकार है, यहाँ री और री मिल रहे हैं, दोनों सवर्ण मिल रहे हैं तो दीर्घ री इस प्रकार से होता है, होत्रिकार है। पितृऋणम में पितृऋणम, इस प्रकार से री और री मिले तो दीर्घ री हो गया। अब ये इसके साथ ही हमारी दीर्घ संधि पूर्ण होती है। उसके बाद में अच संधि या स्वर संधि का जो भेद कर रहे थे उसमें 2 नंबर का भेद अपने पढ़ेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। अब गुण संधि क्या है विद्यार्थियों, जब ए आ के बाद में ई ऊ रील री इनमें से कोई वर्ण आता है तो दोनों स्वरों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे देखिए यहाँ ए होगा, या होगा आ, ठीक है। उसके बाद में ई भी आ सकता है, ऊ भी आ सकता है, री भी आ सकता है और लरी भी आ सकता है। इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है विद्यार्थियों। इधर प्लस से बाद में इनमें से होगा और पहले इनमें से होगा। तो अपने आदेश किस प्रकार करेंगे, जब ए आ के बाद में ई आएगा तो ए बनाएंगे, ऊ आएगा तो ओ बनाएंगे, अगर आएगा री तो अर बनाएंगे और लरी आता है तो अल बनाएंगे। इस प्रकार से अपने इसमें बनाएंगे। अब इन उदाहरणों को अपनी कॉपी में आप नोट करते हो, उसके बाद में ये परिभाषा मैच करके अपने दिमाग से काम में लेते हो तो आपको ये उदाहरण ज़रूर समझ में आएंगे। जैसे गज प्लस इंद्र है, गज में अ है, ज में ए है और इधर ई है,
जब ए आ के बाद ई आता है तो ए बनता है, ऐसा मैंने परिभाषा में अभी बताया था। तो यहाँ गज के ए और इंद्र का ई, ए प्लस ई मिलकर ए बन गया, गजेंद्र शब्द बनता है। उप इंद्र में उपेंद्र शब्द बना, महा इंद्र में महेंद्र, तथा इति का तथेति, यथा इष्ट का यथेष्ट, गण ईशय का गणेशय। इसी प्रकार से दिन ईशय का दिनेशय, उमा ईशय का उमेशय। अब बात हुई थी ए आ के बाद ई आने से ए बना था, और अब अपने आगे बात करेंगे ए आ के बाद जब ऊ आता है तो ओ बनता है। जिस प्रकार से सूर्य प्लस उदय में सूर्योदय है, पर प्लस उपकार है परोपकार है, हित प्लस उपदेश है हितोपदेश है, पुरुष प्लस उत्तम है पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से बनते हैं। अब अपने बात करेंगे कि ए आ के बाद जब री आता है तब क्या बनता है, अर बनता है। तो राज प्लस ऋषि में राजर्षि बनता है, महा प्लस ऋषि में महर्षि बनता है, ग्रीष्म प्लस ऋतु में ग्रीष्म ऋतु बनता है, वर्षा प्लस ऋतु में वर्षा ऋतु बनता है, देव ऋषि का देवर्षि बनता है। इसी प्रकार से ए आ के बाद जब आता है लरी, लरिकार लरी आता है तो उसको एओ अरल अल बनाते हैं। ए आ के बाद लरी आता है तो अल बनाते हैं। तव प्लस लरिकार तवलकार, मम प्लस लरिकार ममलकार बनता है। तव प्लस लरी दंत तवल दंत बनता है। इसी प्रकार से देखते हैं विद्यार्थियों कि हमारी अच संधि का दूसरा भेद गुण संधि पूर्ण होता है। तीसरा भेद पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि में क्या होता है, जब ई उ री री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो पूर्व में आए हुए स्वरों के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है। ये विद्यार्थियों संस्कृत में य र ल व गलत माना जाता है, य व र ल ये क्रम ही सही माना जाता है। संधि के अनुसार मानो या किसी प्रकार से मानो, माहेश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत में, वो अपना क्रम यही बताते हैं अंतस्थ वर्णों का, तो आपको यही याद करना है। अब क्या कहा है इसने कि जब ई उ री री के बाद में असमान स्वर आए, क्यों कहा असमान, समान आएगा तो ऊपर बताया हमने कि दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए समान वर्णों की वर्ण नहीं आने चाहिए, समान वर्ण नहीं आने चाहिए। समान वर्ण आने से दीर्घ संधि हो जाती है। और असमान वर्ण जब आएंगे तो यहाँ दोनों स्वरों के स्थान पर नहीं, ई के स्थान पर यह बनेगा, ऊ के स्थान पर वह बनेगा, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर लय बनेगा। असमान वर्ण होगा। जैसे देखिए, जैसे देखते हैं अति, अति में आया है ई और बाद में असमान है। असमान का मतलब क्या हुआ, ई के बाद ई नहीं है। यदि ई के बाद ई होता तो अपने दीर्घ संधि करते, ई के बाद असमान आया तो ई को यह बनाया है अत्यधिक। प्रति प्लस आशा प्रत्याशा, अति प्लस अंत अत्यंत, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से और भी उदाहरण है। मधु प्लस अरि, ऊ का बना है व, मध्वरी। गुरु प्लस आदेश है गुरुवादेश है। साधु प्लस इति साध्वीति, सु प्लस आगतम स्वागतम। अब ये थे ऊ का व बनने वाले, तो अब बनाना है री का रे। किस प्रकार से, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश है पित्रादेश है, भ्रातृ प्लस उपदेश है भ्रातृपदेश है। अब धातृ प्लस अंश है धात्रंश, लरी प्लस आकृति ही लाकृति ही, लरी प्लस अनुबंध है लनुबंध है। इस प्रकार से हमने संस्कृत में संधि की परिभाषा और संधि के तीनों भेदों के नाम और उसके बाद स्वर संधि की परिभाषा करते हुए हमने उसके तीन भेदों दीर्घ, गुण और यण संधि का अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के भेदों को पढ़ेंगे।